ना आज शहबाज शरीफ और मौलाना फजल रहमान का टेलीफोनिक रब्ता हुआ है और शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ साहब से भी बात हुई है और महंगाई के खिलाफ तहरीक चलाने का भी फैसला हुआ है। ये फैसला आप 3 साल से कर रहे हैं, ना आप 3 बजट रोक सके हैं, ना ही आप कोई तहरीक चला सकें, बल्कि अक्सर अहम मौके पर तो मियां शहबाज शरीफ गायब ही हो जाते हैं। क्या बहैसियत ऑपोजिशन मुस्लिम लीग नून ने अपनी जिम्मेदारी अदा कर दी? और अब्बास साहब ने भी अभी जब गुफ्तगू की है, उनकी आपने गुफ्तगू सुनी है ना, उनके पास हर चीज़ की रीज़न है, तो जो वजूहात वो दे रहे हैं महंगाई की, तो उनको क्या आप खातिर में नहीं लाएंगे? पहली तो बात है कि ऑन साहब ने कोई भी एक भी रीज़न नहीं बताया। उन्होंने सप्लाई एंड डिमांड के फिगर्स कोट किए। तो जिस वक्त ये मैनिफेस्टो बना रहे थे तहरीक इंसाफ वाले, तो इनको चाहिए था कि ये झूठ कम बोलते, ट्रक की बत्ती के पीछे अवाम को नहीं लगाते और सब्ज़ बाग नहीं दिखाते। इमरान खान साहब है ना, वो तो ये कह रहे हैं ना कि उनको मालूम नहीं था कि कोरोना आ जाएगा, कोरोना बता के थोड़ी आया। मुझे मेरी आर्ग्यूमेंट कंप्लीट करने दें, आप बात तो मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो वो कह रहे हैं वो तो मुझे आपको मैंने आपको यही बात की कि उनका कोई भी फिगर सही नहीं था। उन्होंने डिमांड एंड सप्लाई जरूर बताई, लेकिन महंगाई की वजह नहीं बताई। और अवाम का क्वेश्चन है, अवाम ये टीवी शो देख के बजट फिगर्स नहीं जानती। अवाम ये जानती है कि इस पर आटे की प्राइस क्या है। नवाज शरीफ के टाइम में आटे की प्राइस 55 रुपीज़ पर किलो थी। इस वक्त 75 रुपीज़ 35 रुपीज़ चीनी की आटे की प्राइस 35 रुपीज़ पर किलो थी। इस वक्त 75 रुपीज़ क्यूब पर किलो है। चीनी की प्राइस क्या थी और अब क्या है? सो प्लीज़ फवाद, पहले मेरी बात कंप्लीट करने दें, दरमियान में ना बोलना। इमरान खान साहब खुद थे जो कहते थे कि अगर महंगाई हुई तो इसका मतलब है वज़ीर आज़म चोर है। तो इमरान खान साहब ने खुद कह दिया कि मैं सर्टिफाइड चोर हूँ। वो कहते थे कि मैं IMF से जाके कर्जे नहीं लूँगा, और अगर मैंने कर्जे लिए तो सुसाइड कमिट कर दूँगा। और आज हमने देखा कि IMF से कैसे ये बैक कर रही हैं। अगर ये IMF से डायलॉग भी कंप्लीट नहीं कर सके, लेकिन दूसरी तरफ महंगाई की जहां से मैं बात कर रही थी, जो क्वेश्चन मैंने रेज किया था और अब्बासी साहब ने उसको आंसर नहीं किया, कि ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स की लास्ट 6 मंथ्स की खबर जो आज छपी है, उसमें आटा 20 किलो का जो थैला है ना, उसमें 210 रुपये की इंक्रीज है। आप मुझे बता दें, जितनी मर्जी सप्लाई एंड डिमांड है, जो मर्जी रीजन है, आटे की प्राइस क्यों इंक्रीज हुई है? चीनी की प्राइस हमारे टाइम में 55 रुपीज़ पर किलो थी, इस वक्त 110 रुपीज़ पर किलो है। चीनी की प्राइस क्यों इंक्रीज़ हो रही है? इनके वज़रा कहते हैं कि 10 दाने चीनी की जगह आप 8 दाने चीनी के डालें। ये नहीं हमें बताते कि चीनी की प्राइस क्यों बढ़ी। मटन की प्राइस 100 रुपये पर किलो, और 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खा लें, ये भी कहते हैं वो। तो क्वेश्चन ये है कि प्राइस क्यों बढ़ी? और जब अवाम में आपने इतना प्राइस इंक्रीज कर दी, तो फिर भी आपने IMF से कर्जे नहीं ले सके। तो पहला तो क्वेश्चन ये है। दूसरी बात कि अगर जो चीनी चोर थे और जो आटा चोर थे और अद्वियात चोर थे, उनको NRO क्यों दिया जा रहा है? नैब की जो एक्सटेंशन इन्होंने नैब चेयरमैन की कर रहे हैं और जो उन्होंने अंदर क्लॉजेस डाले, उसमें ये आटा चोर और चीनी चोरों को क्यों रिलीफ दे रहे हैं? अवाम तो अपने नवाले गिन के खाए। अवाम को तो कहा जाता है कि 2 रोटियों की जगह 1 रोटी खाओ, 10 दाने चीनी की जगह आप 8 दाने चीनी के डालो, लेकिन अपने आटा चोरों और चीनी चोरों को नहीं पकड़ना। गिवन द सिचुएशन है ना, गिवन द सिचुएशन आप ये बताएं कि अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है, अगर आपकी हुकूमत आ जाती है, तो तेल की कीमतों को कैसे रिवाइज करेंगे? चीनी की कीमत को कैसे रिवाइज करेंगे? आटे की कीमत को कैसे रिवाइज करेंगे? पूरी मुल्क में तहरीक का आगाज कर दिया है और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है एज अ ऑपोजिशन कि अवाम की जितनी इन लोगों ने महंगाई की, जितनी इन्फ्लेशन की, जितनी प्राइसेस बढ़ाई, इट्स अ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू ऑपोजिशन टू रेज। और इसलिए हमने तहरीक चलाई। और बिल्कुल आपने शायद कल PDM का जलसा भी देखा, और PDM के एक जलसे के बाद तहरीक चलाने से क्या होगा? है ना, आप फॉर्मूला बताएं ना। अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है तो इन कीमतों को वापस कैसे लेकर आएंगे? 2018 से पहले जो प्राइसेस थी उसके ऊपर कि हम PDM का जनाजा पढ़ देंगे, तो वो मरियम बीबी को आके धमकियां क्यों दे रहे हैं? उसका क्वेश्चन मुझे आंसर करें प्लीज। अच्छा, आप मुझे ये बताएं ना, जो मैंने आपसे सवाल किया है कि अगर आज आपकी हुकूमत आ जाती है तो फिर कैसे रिवाइज करेंगे इन प्राइसेस को आप? देखिए, हमारी हुकूमत में जिस वक्त 2018 में हमने ये हुकूमत खत छोड़ी, GDP 5.8% था। और सबसे ठीक है, आपने जिस वक्त छोड़ी थी वो सही है, 5.5 था, लेकिन इस वक्त की सिचुएशन में जब इस वक्त हालात वर्स हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बकौल आपके के हालात वर्स कर दिए हैं, तो इस वक्त कैसे हालात सही करेंगे? हमारी तो इकोनॉमिक टीम बहुत, मैं आपको बता रही हूँ कि PMLN की इकोनॉमिक टीम बहुत स्ट्रांग है।
PMLN को हुकूमत भी चलानी आती है और इकोनॉमी भी रिवाइव करनी है। फार्मूला तो बताएं ना, किसी फार्मूले के तहत ही चलाएंगी ना हुकूमत भी। 5.8% GDP लेके आए, हमने डॉलर को 100 रुपए पे रखा हुआ था और हमने सारे इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट्स किए, मोटरवेज बनाई, एयरपोर्ट्स बनाए। तो PMLN की इकोनॉमिक टीम आएगी इंशाल्लाह। पहली तो बात है ये हुकूमत वैसी सिलेक्टेड है, अवाम के वोट से आई नहीं, तो जब अवाम के वोट से जो आएगी हुकूमत, वो इकोनॉमी भी संभाल लेगी, फॉरेन अफेयर्स भी संभाल लेगी और बाकी चीज़ें भी संभाल लेगी। तो आपने देखा कौन सी टीम आएगी वैसे? वो इसहाक डार तो कहीं वापस नहीं आएंगे। हम लोगों ने इनसे कम कर्जे लिए, इसहाक डार तो वापस नहीं आएंगे, उन्होंने कर्जे भी ज़्यादा लिए और अवाम के लिए कोई एक रिलीफ का प्रोजेक्ट भी नहीं किया। कौन सी टीम आएगी वापस? इसहाक डार तो नहीं आएंगे कहीं वापस? देखते हैं ना आप, जब आएगी हमारी पूरी टीम, हमारे सब बहुत स्ट्रांग है इकोनॉमी में। चलें जी, आपकी टीम बड़ी स्ट्रांग है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब स्ट्रांग है, इसहाक डार साहब स्ट्रांग है। सही है जी, बहुत स्ट्रांग टीम आपके पास है। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास भी क्या स्ट्रांग टीम है? नून लीग ने तो तैयारी कर ली है। आज बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी दोबारा से कठपुतली कहा है, उन्होंने दावा किया है कि भाई हमारी हुकूमत अब आएगी अगली दफ़ा। तो किस तरह से आपकी हुकूमत आएगी, किस तरह से आप इस हुकूमत से आवाम को छुटकारा दिलाएंगे? बकौल आपके कि इस हुकूमत ने तो आवाम के लिए जीना दोभर कर रखा है, तो क्या ऐसा प्लान है आपके पास या बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास कि वो कोई तहरीक चलाएं और PDM के प्लेटफॉर्म से चलाएंगे या अकेले चलाएंगे? क्या करेंगे वो कि इस हुकूमत से बकौल आपके कि आवाम को निजात दिलाएं? देखिए फवाद, पार्लियामान के अंदर और पार्लियामान के बाहर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपनी ऑपोजिशन कर रही है और हम अभी भी ये उम्मीद करते हैं और हम कोशिश कर रहे हैं बावर करवाने की कि ऑपोजिशन के जो दोस्त हैं पार्लियामान में अगर हमारे मशवरे पे अमल करें तो बलूचिस्तान है, पंजाब है और फिर मरकज़ है, वहाँ हमें डेमोक्रेटिक तरीके से पहले अदम एतमाद लाना चाहिए। और अगर अदम एतमाद की तहरीक कामयाब नहीं भी होती तो ये आवाम के सामने एक हमारी एफर्ट होगा कि हमने कोशिश की और उसके बाद सड़कें मौजूद हैं, लॉन्ग मार्च करें, जो और तरीका ऑपोजिशन जिस पे मुत्तफ़िक हो वो करना चाहे, लेकिन एक प्रेशर रखें इस हुकूमत के ऊपर। और दूसरा मैं समझता हूँ आपका सवाल जो है वो बहुत अहम है। देखिए हमारी टीम है और हमारी इकनॉमिक टीम ने माजी की हुकूमत से भी बेहतर परफॉर्म किया। हमने जो है 7 मिलियन जॉब्स क्रिएट की जब ग्लोबल इकॉनमी रिसेशन में थी। ऑयल $147 का था और हमने पाकिस्तान में कीमतें जो हैं वो 70, 75, 80 रुपए पे रखी। हमने एक्सपोर्ट को जो है $26 बिलियन तक पहुंचाया, जो आज 2021 में आकर वो एक्सपोर्ट फिगर मैच हुआ है। हमने GSP प्लस किया, पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री खड़ी हुई। हमने ज़राअत में 70 अरब रुपया इंजेक्ट किया जिससे एग्रेरियन इकॉनमी फ्लरिश की। हमने वीट की प्राइस की इन्होंने बात की, इन्होंने पाकिस्तान की तारीख में 400 रुपया बढ़ाया है। मैं वो तारीख दुरुस्त कर देना चाहता हूँ कि पीपल्स पार्टी ने अपने पहले साल में 400 रुपए से गंदम की रेट 800 रुपए किया था और उस वक्त का लेकिन हैदर ज़मान कुरैशी साहब दोनों वजीर ख़जाना जो रह चुके हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो तो आपके दौर के हैं। आपके दौर में उन्होंने कैसे परफॉर्म कर लिया और आज क्यों नहीं वो परफॉर्म कर पा रहे? ठीक है फवाद साहब, अब आपने सवाल किया है। वजीर ख़जाना परफॉर्म करता है जब पॉलिटिकल गाइडेंस हो और पॉलिटिकल गाइडेंस के नीचे वो मैंडेटेड हो। अगर एक सेलेक्टेड हुकूमत है तो उसमें वो जो हैं वो वजीर आज़म के कंट्रोल में नहीं होते, वो कहीं और से कंट्रोल हो रहे होते हैं और वजीर आज़म को समझ भी होनी चाहिए इकॉनमी की। और हमने बिल्कुल जो वजीर ख़जाना रखे उस वक्त तो वो क्रिटिसाइज़ करते थे और जैसे अभी बात हुई, मैं चोर डाकू वाली बात तो नहीं कहूँगा, लेकिन ये बात तो माजी का हिस्सा है ना कि जब हुक्मरान सादिक और अमीन नहीं होंगे तो महंगाई होगी, बिजली तेल की कीमतें बढ़ेंगी। अब आपका सवाल था कि हम इसको कंट्रोल कैसे करेंगे। कुछ शॉर्ट टर्म मेजर्स हैं जो हमारी इकोनॉमिक टीम ने तैयार किए हैं, कुछ मीडियम टर्म हैं। शॉर्ट टर्म में आपको अपनी अननेसेसरी इंपोर्ट्स को, अपनी लग्जरी आइटम्स को आपने उनको कर्टेल करना है। जहाँ तक पेट्रोलियम इंपोर्ट्स हैं, इन्होंने ओन अब्बास साहब ने बहुत सारे मार्जिन गिनवा दिए, लेकिन मेरे बुनियादी सवाल का जवाब शायद नहीं दे पाए या शायद देना नहीं चाह रहे थे। ये ऑयल प्राइसिंग मैकेनिज्म ही तो है जो नदीम बाबर ने इसको फिक्स किया और ये ऑयल कंपनीज के मार्जिन बढ़ाए। ये जब तेल मंगवाती हैं तो मार्जिन इनका बिल्ट इन होता है और उसके बाद ये ऊपर से गवर्नमेंट से मार्जिन बलून करते हैं। इसी तरह ओगरा जो है
अगर जहाँ से अरब गल्फ है, प्लैट्स है और बहुत सारे वेस्टर्न टेक्सास WTI है, उसका रेट है, तो ये जिस तरीके से इसका तयन करते हैं ये लॉपसाइडेड है, जो है ऑयल कंपनीज के मफाद में और कंज्यूमर के खिलाफ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको मंथली बेसिस पे जाना चाहिए, क्योंकि इससे आप इन्फ्लेशनरी इम्पैक्ट को फर्दर स्पेस अप करते हैं, स्पीड अप करते हैं। कि ये सारे प्लान आप बता रहे हैं हैदर ज़मान कुरैशी साहब, और अभी आपने कहा कि शॉर्ट टर्म भी आपके पास प्लान तैयार है, मीडियम टर्म भी आपके पास प्लान तैयार है। मुझे ये बताएं नहीं किया सर, हैदर ज़मान कुरैशी साहब, एक सवाल ले लें कि ये आप एक्सचेंज रेट को कैसे नीचे लेकर आएंगे सर? डॉलर कहाँ पहुंच चुका है, इसको कैसे नीचे लेकर आएंगे? आप अननेसेसरी डॉलर फ्लक्चुएशन, आप हवाला हुंडी पे क्रैक डाउन करेंगे, आप जो आपका अफगानिस्तान स्मगल हो रहा है, आप एक्सचेंज रेट को बिल्कुल जो रियल डिमांड है उसके ऊपर लाएं और अननेसेसरी इंपोर्ट्स को लाएं। और इसी तरीके से पेट्रोलियम प्रोडक्ट, आप अपनी इंडिजिनस प्रोडक्शन को बढ़ाएं, आप ऑयल रिफाइनरीज को पाबंद करें। 21 दिन का स्टॉक तो रखती नहीं है कोई OMC, क्या कर रही है ओगरा उसके ऊपर? इनको अरबों और करोड़ों रुपए का इनको करना चाहिए, फाइन करना चाहिए, और हर 15 दिन के बाद ये अरबों रुपया प्रॉफिट कमाते हैं। लेकिन जब तेल की कीमतें कम हुई और हुकूमत ने अगर रिलीफ देने की कोशिश की तो तेल गायब हो गया था। क्या किसी ने पूछा 300 अरब के डाके का? बुलाए ना नदीम बाबर को, वो क्यों नहीं पेश होता? वो क्यों नहीं बताता कि पाकिस्तान के अवाम के साथ क्या ज्यादतियां हुई हैं? क्या इस्तीफा दे के क्या नहीं भाग गया? वो जो है दवाइयों का स्कैंडल करके, आटा स्कैंडल वाला भाग गया, वो जफर नकवी साहब क्या थे, वो भाग गए। बात यह है कि किसी को सैक कर देने से या भगा देने से एहतसाब का अमल तो नहीं। नुक्ता आ गया आपका, नुक्ता आ गया, इसका जवाब ले लेता हूं सेंटर साहब से, ऑन अब्बास साहब से इसका जवाब ले लेता हूं। हैदर ज़मान कुरैशी साहब, इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके। सही है हैदर ज़मान कुरैशी साहब, जवाब ले लेता हूं ऑन अब्बास साहब से। ऑन अब्बास साहब, जिस तरह हैदर ज़मान कुरैशी साहब भी बता रहे हैं, चलें ये तो हम समझते हैं कि जी आलमी मार्केट में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा हो रहा है, अभी $85 फ़ी बैरल चल रही है, फिर हो सकता है कि अगले चंद माह में ये $100 फ़ी बैरल तक भी चले जाएँ। आलमी मसला तो है कि आलमी सतह पर तो रेट बढ़ रहे हैं, लेकिन जो जिस तरफ हैदर ज़मान कुरैशी साहब कह रहे हैं कि जो मिसमैनेजमेंट आपकी जानिब से हो रही है, यहाँ पर भी तो मसाइल हैं, उनको क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हैं? उनको अगर आप कंट्रोल कर लें तो कम से कम थोड़ी बहुत प्राइस रिलीफ मिल सकता है आवाम को। चले जी, मैं जवाब दूंगा, लेकिन आपने दोनों कुलीग से कहना है कि बस काइंडली मेरा जवाब थोड़ा गौर से सुनेंगे, खासतौर पे बीवी से लाजमी कह दीजिएगा। चलें मैं पहले हैदर ज़मान कुरैशी साहब की तरफ चला जाता हूँ जी। मैंने पूरा डिटेल आपको बताया कि जी एक्स मिल प्राइस, एक्स रिफाइनरी प्राइस 105 रुपये और 5 किस्म के चार्जेस हैं जो टोटल लगते हैं। ऑयल मार्केटिंग कंपनीज़ का उसमें कमीशन 3 रुपये है, 3 रुपये 60 पैसे। इसमें डीलर्स का कमीशन है जो कि 3 रुपये 90 पैसे के करीब है। इसमें एक क्लॉज एक्स्ट्रा है जिसको हम कहते हैं इनलैंड फ्रेट इक्वलाइजेशन मैकेनिज्म, ताकि कराची से गिलगित तक एक पेट्रोल का रेट हो, वो 3 रुपये 80 पैसे है। और एक पेट्रोल लेवी लगती है, उसमें GST लगता है। ये टोटल 5 चार्जेस हैं, जिसके बाद आज 137 रुपये हमारा इसमें टोटल 137 में से जो कमीशन है, जो गवर्नमेंट GST या टैक्स के तौर पर चार्ज कर रही है, वो सिर्फ 11 रुपये है। बाकी सारी काम। और दूसरी बात यह है कि वो कह रहे हैं जी कंपनी पैसे बनागी, रिफाइनरी होती है जो तेल मंगवाती है रिफाइन करने के बाद, और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज जो आके फिर मार्केटिंग करती हैं। ये दो अलग-अलग सब्जेक्ट हैं। सो इसको गवर्नेंस के खाते में मत डालें, काइंडली कौम को गुमराह मत कीजिए। अब मैं दूसरे पॉइंट की तरफ आता हूँ कि ये गवर्नेंस की बार बार बात करते जा रहे हैं। अभी बीबी ने जी बार बार वो सुना दिया, मेरी बात को उन्होंने गौर से शायद सुना ही नहीं। मैंने उन्हें कहा कि आटे का थैला इस वक्त 1075 रुपये, वो बात उन्होंने गौर से सुनी। उनको आटे का थैला पता ही नहीं इस वक्त रेट क्या 20 किलो का चल रहा। घी का उनको नहीं पता कि 306 रुपये किलो इस वक्त घी चल रहा है। उनको ये भी नहीं पता कि RBD पाम ऑयल शायद मलेशिया से इंपोर्ट होता है। वो उसका कंपैरिजन करना ही नहीं चाह रहे। इशू ये है कि जिस वक्त हमने हुकूमत संभाली थी उस वक्त किटी में कोई ऐसा नहीं था कि आज इस वक्त बात ना करें। आपने पहले भी ये बात की तो मैंने आपको बता दिया कि आटे की प्राइस इस वक्त 80 रुपए पर किलो है और चीनी की प्राइस 110 पर केजी का रेट बता दिया ना उन्होंने। ऑन अब्बास साहब पर केजी का रेट बता दिया ना। अब आगे चलें, आप अपना नुक्ता भी कर रहे हैं। मैं दोबारा बता दूं, चीनी की प्राइस 110 रुपए पर किलो है। अभी मार्केट में चले जाइए यूटिलिटी स्टोर्स पे, और आटे की प्राइस जो है, आटे की प्राइस 75 to 80 रुपीस पर किलो है। चलें जी, 75 to 80 रुपीस है। ऑन अब्बास साहब मुझे बिल्कुल पर केजी का बता रहे हैं। मैं आपको पर किलो की प्राइस बता रही हूँ। 55 रुपए किलो आटा बिक रहा है। 55 रुपए किलो। जाएं कल सुबह वज़ीर साहब, आप पंजाब में, पूरे पंजाब में, सिंध में तो कुरैशी साहब बता सकते हैं, पूरे पंजाब में 55 रुपए किलो 20 किलो का आटे का थैला अवेलेबल है जी।
आगे चलते हैं। 75 to 80 रुपीस ब्यूरो ऑफ स्टैटिस्टिक्स का निकाल लें, उसकी प्राइस चेक कर लें। बात मुकम्मल करने देना, ऑन साहब को बात मुकम्मल करने दें ना, मैं आपकी तरफ आ रहा हूँ, आप उनको बात मुकम्मल करने दें। ब्रेक पे जाना है फिर मुझे, उन्होंने पहले बात मुकम्मल करने दें। नहीं पता, अब भी ये कहा है। मैं दरमियान में नहीं बात करूंगी, लेकिन मेरे पे क्रॉस एलिगेशन नहीं लगाएं। चलें जी, क्रॉस एलिगेशन ना लगाएं सर। आप ऑन अब्बास साहब अपना नुक्ता कंप्लीट करें, फिर मुझे ब्रेक पे जाना है। मैं पहले आगे जी, आगे ब्रेक के बाद जी नहीं आप कंटिन्यू कर लें, फिर ब्रेक पे जा रहा हूँ मैं, बस आपका आर्गुमेंट कंप्लीट है। मीडियम पे थोड़ी सी बात करना चाह रहा था। जी। एक चीज याद रखिएगा, दुनिया की जो सबसे बड़ी मछलियां हैं जी, वो शायद 5 मिनट से ज्यादा पानी के बगैर रह सके। पाकिस्तान मुस्लिम लीग 5 साल से ज्यादा हुकूमत से बाहर नहीं रह सकती। आप 1985 से इनका रिकॉर्ड उठा के देख लें। ये पहली दफा ऐसा हुआ, इनको शायद एहसास हो रहा है कि 2023 में इनकी हुकूमत नहीं बनने जा रही। और हुआ क्या है कि इस वक्त ये पार्टी अपना नैरेटिव तो दूर की बात है, ये फैसला नहीं कर पा रही। किसकी बनने जा रही है? अगर नून लीग की हुकूमत नहीं बनने जा रही तो फिर किसकी, आपकी बनने जा रही है? ये पीपल्स पार्टी की बनने जा रही है। इनको फील होगा कम से कम इनकी नहीं बनने जा रही, इंशाल्लाह हमारी तो बनेगी, हमें तो अल्लाह से पूरी उम्मीद है। लेकिन एक चीज बता रहा हूँ, इस वक्त बीबी जो है ना क्राउड पोल करने कल फैसलाबाद गई थी, वहां पे आपको शहबाज शरीफ नजर नहीं आएंगे। आपको शहबाज शरीफ कहीं भी मरियम नवाज शरीफ के साथ करीब नजर नहीं आएंगे, क्योंकि जो इनका बेसिक इख्तलाफ है वो वजारत उज़्मा और वजारत आला का है।